हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल तैयारीपुर में। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं सेल डिवीजन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल डिवीजन, तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो सेल डिवीजन कहते किसे हैं? मदर सेल के विभाजित होकर या टूटकर अपने ही समान दो सेलों के निर्माण करने की क्रिया को सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक, तो सेल डिवीजन में फेजेज ऑफ सेल डिवीजन, इसके दो फेज होते हैं। पहला इंटरफेज, दूसरा एम फेज। इंटरफेज टीलोफेज के ठीक बाद तथा दूसरे डिवीजन के प्रारंभ होने से पहले की घटना होती है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इंटरफेज में चार चरण मतलब 3 चरण होते हैं। तो पहला G1, दूसरा S, तीसरा G2 और इसके बाद एम फेज। तो इसमें जीवन फेज में क्या होता है? यह इंटरफेज की सबसे लंबी घटना होती है। इसमें खाद्य पदार्थों का संचय क्या होता है? एकत्र होती है और इसमें उपापचय की क्रिया होती है। इसमें अधिक से अधिक ऊर्जा को एकत्र किया जाता है और इसमें सेल ऑर्गन्स की वृद्धि होती है। तो अब यहाँ पर एक चेक पॉइंट पाया जाता है। चेक पॉइंट जो चेक करता है कि एस फेज प्रारंभ होने से पहले क्या जीवन फेज में सभी घटनाएं पूर्ण रूप से घटित हो गई है, क्या अब जीवन फेज के बाद एस फेज होना चाहिए। तो ये चेक पॉइंट जब चेक कर लेती हैं तब शुरू होता है आपका एस फेज यानी कि सिंथेसिस। इसमें आपका 6 से 8 घंटे का समय लगता है और जीवन फेज में 12 घंटे का समय लगता है। तो एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है यानी कि डीएनए की संख्या बढ़ जाती है। ठीक, और फिर इसके बाद जो चेक पॉइंट होता है वो चेक करता है क्या डीएनए का सिंथेसिस पूर्ण रूप से हो गया है, अब जीवन फेज होना चाहिए या नहीं। तो बाद में जब जीवन फेज होता है तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, इन सब की संख्या बढ़ जाती है और इसमें एमआरएनए का संश्लेषण होता है। फिर इसके बाद एम फेज होता है यानी कि डिवीजन फेज। तो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इसमें एक फेज होता है जो होता है G0 फेज। अब इस G0 फेज में क्या होता है? मतलब सेल की वो ऐसे भाग जिनमें विकसित मतलब वृद्धि नहीं होती है, जैसे कि नर्व सेल्स और क्रोमोसोम नंबर, इनमें कोई वृद्धि नहीं होती है, इसलिए इन्हें G0 फेज के अंतर्गत रखा जाता है। तो अब बात करें एम फेज की, तो एम फेज को हम 3 नामों से जानते हैं: मियासिस डिवीजन फेज या डिवीजन फेज या फिर एम फेज। तो एम फेज में अब चलिए एम फेज को देखते हैं। एम फेज यानी कि डिवीजन फेज। अब डिवीजन फेज होता क्या है? इसमें क्या होता है कि इसमें पूरे सेल की वृद्धि के तुरंत बाद सेल डिवीजन होने लगता है। तो अब सेल डिवीजन होता कितने प्रकार का है? तो पहला माइटोसिस, दूसरा मियासिस। मियासिस 2 प्रकार का होता है, मियासिस फर्स्ट एंड सेकेंड। तो माइटोसिस, पहले माइटोसिस को देख लेते हैं। एम फेज को देखते हैं।
एम फेज यानी कि डिवीजन फेज, यह दो प्रकार का होता है, माइटोसिस, दूसरा मियोसिस। यह मियासिस दो प्रकार का होता है, मियासिस फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पहला माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन, इसमें यह दो चरणों में पूरा होता है। पहला ए कैरियोकाइनेसिस, बी साइटोकाइनेसिस। पहला कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन, यानी कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियस डिवीजन। साइटोकाइनेसिस मतलब, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब डिवीजन, यानी कि सेल के साइटोप्लाज्म में डिवीजन। तो पहले माइटोसिस के बारे में आपको बता दें कि यह केवल वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल में होता है, और इसकी खोज माइटोसिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्लेमिंग ने 1882 ईस्वी में किया था, और उन्होंने बताया था कि एक मदर सेल के टूटने पर उसके समान दो डॉटर सेल का निर्माण होता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा ओनियन के रूट टिप में। ओनियन के रूट टिप में 128 डॉटर सेल्स के लिए 127 बार माइटोसिस डिवीजन होता है। तो चलिए अब कैरियोकाइनेसिस को शुरू करते हैं। कैरियोकाइनेसिस 4 चरणों में पूर्ण होता है। पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, एंड लास्ट चौथा टीलोफेज। तो पहले हम आपको बता दें प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज कोशिका मतलब कोशिका में न्यूक्लियस की वह अवस्था होती है जिसमें न्यूक्लियस के क्रोमैटिन ग्लैंड्स, यानी कि मान लीजिए सेल है तो इसमें जो क्रोमैटिन ग्लैंड्स होते हैं और न्यूक्लियोलस, तो ये क्रोमैटिन धागे ये अपने संरचना को डुप्लीकेट यानी कि डीएनए डुप्लीकेटिंग की क्रिया इसमें शुरू हो जाती है, और ये सिस्टर क्रोमैटिड्स बना लेते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स बना लेते हैं, यानी कि कुछ इस प्रकार की संरचना। कुछ इस प्रकार संरचना बना लेते हैं और फिर ये सेंट्रोमियर द्वारा जुड़ जाते हैं। सेंट्रोमियर, तो ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स का निर्माण क्रोमैटिन धागों से होता है, और ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स सेंट्रोमियर द्वारा आपस में जुड़ करके एक क्रोमोजोम का निर्माण करते हैं। और जब क्रोमोजोम का निर्माण होता है उस समय क्रोमोजोम का निर्माण होने तक आपका न्यूक्लियस में से न्यूक्लियोलस टूट जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी खत्म हो जाती है। तो इसके बचना, तो न्यूक्लियस में प्रोफेज में होता क्या है कि इसमें माइक्रोट्यूबल्स पाए जाते हैं, माइक्रोट्यूबल्स पाए जाते हैं जो कि न्यूक्लियस के दो अलग अलग ध्रुवों पर चले जाते हैं, और इसमें आपका क्रोमोजोम इधर उधर रहते हैं। तो इसमें क्रोमोजोम आपके इस तरह रहते हैं। स्पष्ट होने के बाद इसमें से न्यूक्लियोलस खत्म हो जाता है और आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी टूट जाता है। अब आपको बता दें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने के बाद जो न्यूक्लियस की जो संरचना होती है वो जेल के समान होती है, जिसके कारण
इसमें कोई खास हलचल नहीं होता, इससे ये अपना स्थान नहीं बदल पाती। तो अब ये इसमें जो होते हैं माइक्रोट्यूबल्स, ये दो अलग अलग ध्रुव पर जाते हैं और ये होता है आपका प्रोफेज। और फिर इसके बाद आता है आपका मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि ये माइक्रोट्यूबल्स जिस समतल पर ये दोनों क्रोमोसोम स्थित होते हैं उसे हम कहते हैं इक्वाटोरियल प्लेट, ठीक है। और इसमें से निकलते हैं आपके स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर और ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से आकर जुड़ जाते हैं। जब ये आपके जो ये फाइबर जब सेंट्रोमियर से आकर जुड़ते हैं तो उस स्थान पर एक काइनेटोकोर का निर्माण होता है। यह काइनेटोकोर आपका प्रोटीन से मिलकर बना होता है जो कि सेंट्रोमियर की अपेक्षा काफी मजबूत होता है। तो अब इसके दोनों साइड से काइनेटोकोर सिस्टर क्रोमैटिड्स द्वारा मजबूती से जुड़ जाता है। तो यह है आपका मेटाफेज। अब मेटाफेज के बाद आपका आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि ये काइनेटोकोर द्वारा स्पिंडल फाइबर सिस्टर क्रोमैटिड्स से इतनी मजबूती से जुड़ जाते हैं कि सेंट्रोमियर को तोड़ देते हैं और दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग यानी कि विपरीत ध्रुव पर चले जाते हैं। तो ये हो गया आपका और आपको बता दें कि जब सिस्टर क्रोमैटिड्स टूटकर विपरीत ध्रुव में जाने लगते हैं तो उनकी संरचना एल, जे या भी के आकार की हो जाती है। तो अब एनाफेज में ये दोनों क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, होमोलोगस क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो टूट करके विपरीत ध्रुव पर चले जाते हैं और फिर विपरीत ध्रुव पर जाकर के क्रोमोसोम बना लेते हैं, ठीक। और उसके बाद एस्ट्रल रेज खत्म हो जाती है, आपका एस्टर भी खत्म हो जाता है और इसमें न्यूक्लियोलस का निर्माण नहीं होता। तो ये होता है आपका एनाफेज। और इसके बाद आता है आपका चौथा यानी कि टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है कि दोनों क्रोमोसोम अलग अलग न्यूक्लियस में टूट जाते हैं। अलग अलग न्यूक्लियस में टूट जाते हैं और उनमें न्यूक्लियोलस का निर्माण हो जाता है। तो आपका यहाँ पे आ गया टीलोफेज। टीलोफेज में टूटने के बाद ये क्रोमोसोम फिर से क्रोमैटिन ग्लैंड्स में बदल जाते हैं, यानी कि इनकी संरचना इस तरह हो जाती है और इसमें न्यूक्लियोलस का पुनः निर्माण हो जाता है और फिर दो अलग न्यूक्लियस का विभाजन इस तरह हो जाता है। तो ये था आपका कैरियोकाइनेसिस। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, कैरियोकाइनेसिस में दो न्यूक्लियस आपस में मतलब न्यूक्लियस टूट जाते हैं और दो अलग अलग न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो अब बताते हैं आपको साइटोकाइनेसिस, यानी कि सेल के साइटोकाइनेसिस में कैसे
मतलब कैसे वो बढ़ते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं प्लांट सेल में। प्लांट सेल में आपका बाई सेल प्लेट, साइटोकाइनेसिस आपका बाई सेल प्लेट होता है, बाई सेल प्लेट। तो ये बाई सेल प्लेट जो होता है वो आपका प्लांट सेल में होता है। जब प्लांट सेल में न्यूक्लियस बढ़ जाते हैं तो उनमें उपस्थित माइक्रोट्यूबल्स और माइक्रोग्रेनुअल्स, माइक्रोट्यूबल्स बनते कैसे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी बॉडी और आपके इसके न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन द्वारा, इनके टूटने से आपका माइक्रोट्यूबल्स और रिक्तिका से टूटने के बाद आपका माइक्रोग्रेनुअल्स बनते हैं। ठीक है, तो आपका माइक्रोट्यूबल्स और ग्रेनुअल्स ये सब एक जगह एकत्रित हो जाते हैं और एकत्रित होने के बाद ये आपका फ्रैग्मोप्लास्ट बनाते हैं और ये फ्रैग्मोप्लास्ट विकसित होकर के सेल प्लेट में बदल जाता है, विकसित होकर के सेल प्लेट में बदल जाता है और इसमें सेलुलोज द्वारा इस सेल प्लेट में आपका मजबूती प्रदान होती है। ठीक है, सेलुलोज द्वारा होता है। फिर इसके बाद पैक्टीन के द्वारा इनके इस सेल मेम्ब्रेन में मिडिल लैमेला का निर्माण होता है और इस तरह से प्लांट सेल अलग अलग हो जाती है और इसमें नए सेल वॉल का यानी कि नए सेल मेम्ब्रेन का निर्माण हो जाता है। तो अब बात करें दूसरी यानी कि एनिमल सेल में। तो दूसरा एनिमल सेल में क्या होता है, बाई क्लीवेज फरो मतलब कि अगर सेल ऐसे है मतलब गोलाकार है तो उसमें क्या होगा, बाई क्लीवेज यानी कि अंदर की तरफ खिंचाव होगा जिससे ये सेल धंसते बीच से टूट करके दो सेलों में बदल जाती है। बाई क्लीवेज फरो मतलब कि दो सेल जैसे कि ऐसे हो गए तो आपका ये बीच से धंस करके इस तरह से टूट करके अलग हो जाते हैं। तो ये है आपका बाई क्लीवेज फरो। तो आपको मैंने आज माइटोसिस के बारे में बता दिया है। तो अगले वीडियो में यानी कि इसी सेल डिवीजन के पार्ट 2 में हम आपको मियोसिस के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज से लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको जानकारी मिलती रहे और हमारे वीडियो को पहले पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन को जरूर एक्टिवेट कर दीजिएगा जिससे आपको वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।